आपका इस खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जिसके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें, और सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि खबरों का विश्लेषण भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी 5 बड़ी खबरों से। एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए की सरकार। आरजेडी का घोषणा पत्र आज जारी, तेजस्वी ने बीजेपी को लपेटा। बिहार में सिर्फ 27% युवाओं को रोजगार, अनुच्छेद 370 पर क्या पड़ेगा वोट। बीजेपी की मांग, महबूबा पर चलाया जाए राजद्रोह का केस। और पाकिस्तान में 22 घंटे बाद लौटा गायब पत्रकार, मचा हंगामा। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, इसके पीछे का सच बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल बिहार चुनाव पर। जी हां, अगर हम इस ओपिनियन पोल की बात करें तो आपको बता दें कि 28 तारीख को पहला फेज का वोटिंग बिहार में है, और इसके पहले जो ओपिनियन पोल आया है एबीपी सी वोटर सर्वे के हिसाब से, तो उसमें एनडीए को 135 से 159 सीट मिल रही है, यानी कि एनडीए अलायंस को एक बड़ी बढ़त यहां पर मिली है। वहां पर महागठबंधन को 77 से 98 सीट्स मिल रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है उसे 1 से 5 सीट मिली है, और अन्य के खाते में सिर्फ 4 से 8 सीटें ही जा रही हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर एनडीए यानी कि बीजेपी जेडीयू का जो अलायंस है वो आगे चल रहा है। तेजस्वी लेड जो अलायंस है महागठबंधन, उसका जादू बहुत ज्यादा दिखता हुआ नहीं दिख रहा है, जिस तरह से अभी बातें सामने आ रही हैं। और जहां तक चिराग पासवान की बात है तो चिराग पासवान का जादू बिल्कुल भी चलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर इस सर्वे की बात करें तो अगर तीनों जो रीजन्स है, अगर उसकी हम बात करें, सीमांचल जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन माना जाता है, वहां पर 11 से 15 सीटें वहां पर एनडीए को मिली हैं, महागठबंधन को 8 से 11। एलजेपी का खाता ही इस रीजन में नहीं खुला है, और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस रीजन में है वो है सीमांचल, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, और वहां पर एनडीए को बढ़त मिलना एक बड़ी बात मानी जा सकती है। और वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो सीमांचल में एनडीए को 28% और महागठबंधन को 46% वोट परसेंटेज है, और पासवान की पार्टी को यानी कि एलजेपी को 4% और अन्य के खाते में 22% है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एनडीए की इस समय आगे चल रही है। तो 2-3 मुख्य बातें सामने आई हैं। ये एबीपी सी वोटर सर्वे के रिजल्ट्स मैंने आपको बताए, लेकिन कुछ दिन पहले ही इंडिया टुडे ने यानी कि लोक नीति सीएसडीएस का जो सर्वे था उसमें भी एनडीए को 243 सीटों में 133 से 142 सीटें मिली हैं। महागठबंधन को 88 से 98 सीट्स, और हाफ वे मार्क जो आधा जो हमारा जो मैजिकल नंबर है वो 122 सीटों का है। तो अब देखना यह होगा कि जितने भी ओपिनियन पोल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि एनडीए यानी कि जेडीयू और बीजेपी को काफी बढ़त मिल रही है। तो ये जो एक अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार एक बहुत ही टाइट 3 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट देखा जा सकता है कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन वर्सेस एलजेपी वर्सेस अदर्स, तो ये जो पूरी जो बैटल है अभी भी एक बायपोलर बैटल ही नजर आ रही है अगर हम ओपिनियन पोल के मुताबिक जाते हैं। दूसरा जो चीज जो अटकलें अभी तक लगाई जा रही है कि जो चिराग पासवान का जो पूरे बिहार इलेक्शंस में जो रोल है वो समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट उस ओपिनियन पोल में बहुत सारे लोगों से ये सवाल भी किया गया था कि क्या आपको लगता है कि एक टैसिट सपोर्ट एलजेपी बीजेपी को दे रहा है, तो उसमें 60 से ज्यादा प्रतिशत लोगों ने ये कहा है कि नहीं, चिराग पासवान इस समय बीजेपी को ही सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो जो एक्स फैक्टर है, क्या वो एक्स फैक्टर इस समय एलजेपी का नजर आएगा इस पूरे चुनाव में? क्या जो चुनाव के जब रिजल्ट्स आएंगे तो क्या एनडीए को इतनी बढ़त मिलती हुई दिखेगी? अब आपको बता दें कि जो 2015 का चुनाव था दैट वाज इन फॉर अ वेरी बिग सरप्राइज। लास्ट तक सब लोग यही कह रहे थे कि एनडीए को बढ़त मिलेगी, नीतीश कुमार फिर से वापस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन बिल्कुल जो एक चुनाव था वो बिल्कुल एक तरफा हो गया, और आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के कैंप में पटाखे और लड्डू तक बंटने लगे थे, और उसके बाद ये हुआ कि नहीं, अब तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो कहीं फिर से वो चीज रिपीट होती हुई ना दिखे, तो इस पर देखना होगा। 10 नवंबर को ये रिजल्ट्स बिहार चुनाव के आएंगे, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चुनाव देखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इश्यूज की बात करें तो इश्यूज अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी वेव है उसको राइड करते हुए क्या बिहार की जनता
नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डालेगी, क्या नीतीश कुमार को वोट डालेगी, या फिर जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर वोट करेगी और तेजस्वी यादव को वहां पर मुख्यमंत्री बनाएगी, तो ये देखना होगा। लेकिन जहां तक क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज का सवाल है, इस बार जो नीतीश कुमार का जो जादू है वो फीका दिख रहा है। जैसे अभी तक उनकी जो एक इमेज थी कि वो सुशासन बाबू हैं, गवर्नेंस के नाम पर वहां पर लोग वोट डालेंगे, तो वो जो जादू है वो काफी फीका हो गया है। और इस समय जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैलीज में जो भीड़ उमड़ रही है, तो बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी क्या इस भीड़ को वोट में ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो फिलहाल जो ओपिनियन पोल्स हैं वो यही बताते हैं कि एनडीए को एक भारी बढ़त मिल सकती है। आइए अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने यानी कि आरजेडी ने आज अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया अपने घोषणा पत्र में, जिसका टाइटल है हमारा प्रण। उस मैनिफेस्टो की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है 10 लाख नौकरियों का आश्वासन। आरजेडी ये कह रहा है कि जैसे ही वो पावर में आएगा तो वो 10 लाख लोगों को नौकरियां देगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियों की फाइल भी क्लियर करेगा। इसके अलावा कुछ और मुख्य बातें जो मैनिफेस्टो में है वो है डोमिसाइल नीति की बात कही गई है कि किस तरह से 85% आरक्षण बिहार के युवकों को दिया जाएगा, जहां तक नौकरियों का सवाल है। इसके अलावा जो SC/ST जो दलित बच्चे हैं उनको फ्री लैपटॉप्स दिए जाएंगे, उन बच्चों को जिनका अंक 80% से ज्यादा है। किसानों के लिए भी कर्जा माफी की बात कही गई है, और 35 साल की उम्र तक के जो लोग हैं उनको एक बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, यानी कि 1500 रुपए महीना। तो कुल मिलाकर अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो मैनिफेस्टो का जो मुख्य आधार है, जो मुख्य मुद्दा है, वो है एम्प्लॉयमेंट की किस तरीके से रोजगार को दिया जाएगा। अब इस मुद्दे को, रोजगार के मुद्दे को बिल्कुल एक बिंदु बनाकर चलने से आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू दोनों को कटघरे में खड़ा करता है। सिर्फ कटघरे में ही नहीं बल्कि एक रक्षात्मक स्थिति में लाकर दोनों पार्टीज को खड़ा कर दिया है, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि जो रोजगार है उसका मुद्दा सबसे बड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ जो बिहार के एक स्पेशल पैकेज की बात इतने सालों से सुनी जा रही थी, उस पैकेज के बारे में भी इस मैनिफेस्टो में कहा गया है कि जैसे ही आरजेडी पावर में आएगी तो एक असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। उसके बाद आरजेडी के जो लीडर्स हैं वो अनशन पर भी जाएंगे और सेंटर पर बल लगाएंगे कि किस तरह से एक बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाए। लेकिन इस बात का मेंशन करने से लोग 5 साल पहले की बात याद रखते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी मैदान की एक रैली में उन्होंने 1.25 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया था। वो 2015 की बात थी, और आज 5 साल बाद कोई इस बात को नहीं जिक्र कर रहा है, कोई भी, ना जेडीयू की तरफ से ये बात सामने आ रही है, ना बीजेपी की तरफ से, कि उस 1.25 करोड़ का जो ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो उसमें से कितने लाख या कितने हजार या कितने करोड़ रुपए बिहार की जनता को मिले हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, बिहार का जो स्पेशल पैकेज है, इन दोनों इश्यूज को आरजेडी ने सामने रखकर लोगों के, बीजेपी और जेडीयू को डिफेंसिव पर कर दिया है। और अब लेकिन देखना यह होगा कि जिस दिन वोट पड़ते हैं तो क्या जो बिहार का युवक है वो वाकई में एम्प्लॉयमेंट के इशू को इतना सीरियसली ट्रीट करके क्या बूथ तक जाएगा और क्या आरजेडी को वोट करेगा। क्योंकि मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र एक पार्टी का इंटेंशन होता है, पार्टी अपनी इंटेंशन को बताता है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। तो मैनिफेस्टो क्या वोट में ट्रांसलेट करेगा आरजेडी के लिए, सबसे बड़ा सवाल ये है। अब आइए तीसरी खबर की ओर चलते हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल ने बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया है और बार बार इस बात को कह रहा है कि वो जैसी पावर में आएगा तो 10 लाख नौकरियां देगा। लेकिन बिहार में इस समय क्या स्थिति है बेरोजगारी की? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स सर्वे किया गया है, और जिसके मुताबिक जो बेरोजगारी की हालत है बिहार में वो बहुत ही भयावह है। और कुछ आंकड़े आपको बताऊंगी, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके के मुद्दे इस समय इलेक्शंस में छाए हुए हैं और क्या वाकई में उन मुद्दों को सीरियसली लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का जो ये एक सर्वे है, इसके मुताबिक जो सबसे सीरियस और सबसे भयावह जो चीज है वो ये है कि 15 से 29 साल के बीच में जितने भी लोग हैं उनमें जो रोजगार है वो सिर्फ 27.6% है। यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ 27.6 लोगों के पास ही रोजगार है और उनके पास तयशुदा सैलरीज उन्हें मिलती हैं। इस हिसाब से बिहार इस समय 5वें स्थान पर है जहां तक रोजगार का सवाल है।
या यहाँ तक कि जो छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे जो राज्य हैं जो बाद में बने हैं वहां पर भी स्थिति ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वहां का अगर आप आंकड़ा देखें तो छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो फिगर है वो 43.6 और 36.4% है। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल है उसका फिगर भी ठीक ठाक है जहां तक रोजगार का सवाल है, 42.3। इसी तरह से दिल्ली में 41.9। तो कहने का मतलब ये है कि जो रोजगार की स्थिति है वो कुल मिलाकर बिहार में बहुत ही खराब है। लेकिन अगर महिलाओं की बेरोजगार की अगर हम बात करें तो महिलाओं को सिर्फ 4.3% बिहार की महिलाएं हैं जिनके पास रोजगार है, और ये सबसे नीचे पायदान पर है बिहार जहां तक महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। और राष्ट्रीय औसत में आपको बता दूं जो नेशनल एवरेज है वो 24.5 से कम है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, यूपी ये ज्यादा बेटर स्थिति में है। तो कुल मिलाकर जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है यानी कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये जो आंकड़े थे ये मैंने आपको रोजगार के आंकड़े बताए थे जिसमें कि बिहार की स्थिति इतनी भयावह है। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसमें बिहार दूसरे नंबर पर है, क्योंकि पूरे बिहार में सिर्फ 10.4% लोगों को ही तयशुदा पगार मिलती है, यानी कि फिक्स सैलरीज वहां पर सिर्फ 10.4% के पास ही है। तो सवाल अब ये उठता है कि जिस तरीके के जो रैलीज हो रही हैं, जैसे कि आपने गिरिराज सिंह को देखा, गिरिराज सिंह ने अचानक बिल्कुल बिना कारण से उन्होंने जो पाकिस्तान के संस्थापक हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी बात उन्होंने छेड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सासाराम और गया की रैली में जाते हैं, वहां पर अनुच्छेद 370 की बात करते हैं, यानी कि वहां पर भावनात्मक मुद्दों को उठाया जा रहा है। बिहार में लोगों को नौकरियां हैं या नहीं इसकी बात नहीं की जा रही है, बिहार में शिक्षण संस्थाएं कितनी हैं उसकी बात नहीं की जा रही है। हाँ, मैं आपको एक बात यहां पर जरूर बताना चाहूंगी कि 15 साल का जो नीतीश कुमार का जो सुशासन काल था उसमें जो फिगर्स आए हैं सर्वे के मुताबिक, आपको ये बताना चाहूंगी कि 15 साल में नीतीश कुमार ने सुशासन किया, लेकिन उन्होंने कितनी जो हायर एजुकेशन की जो स्थिति है यानी कि शिक्षा की स्थिति वो बिल्कुल भयावह है। वो भी 12 करोड़ की आबादी बिहार की है जिसमें 15 साल में नीतीश कुमार सिर्फ 27 इंजीनियरिंग कॉलेज ही दे पाए हैं। एनआईटी कितने? सिर्फ 2। मेडिकल कॉलेज सिर्फ 5। 15 साल में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज, 15 साल में सिर्फ 19 डेंटल कॉलेज और 11 विश्वविद्यालय 15 सालों में। तो ये आप इसका स्थिति से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का डेवलपमेंट और किस तरीके की विकास की बात इस समय जो एनडीए का अलायंस है वो कर रहा है। लेकिन सवाल वापस मैं लौट कर आऊंगी कि जो गिरिराज सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की इश्यूज को इस समय उठा रहे हैं वो फिर से एक बार राष्ट्रवाद, फिर से एक बार जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको उठाने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या बिहार की जनता वाकई में बेरोजगारी से इतनी परेशान है, तो क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या महागठबंधन को वोट डालती है या फिर नीतीश कुमार और जेडीयू और जो बीजेपी का जो गठबंधन है उसको यानी कि एनडीए अलायंस को वोट करती है। अब आपको ध्यान दिला दें कि जब यूपी के चुनाव हो रहे थे तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब्रिस्तान की बात उठाई थी, मंदिर मस्जिद की बात उठाई थी, और देखिए यूपी में क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों ने आकर बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट डाला। तो यूपी का कंपैरिजन मैंने इसलिए किया कि अब देखना यह होगा कि जब बिहार में वोट पड़ता है तो वोट किस इशू पर डाला जाएगा, वहां का युवक, वहां की जनता किस इशू पर वोट डालती है, क्या इन भावनात्मक मुद्दों पर या वाकई में जो जमीन पर जो मुद्दे हैं उन पर वोट डालें। हमारी चौथी खबर जम्मू कश्मीर से है। जी हाँ, 14 महीने के बाद पीडीपी के जो मुखिया हैं महबूबा मुफ्ती और पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की, उन्हें रिहा किया गया और रिहा करने के बाद उनकी कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही भावनात्मक थी क्योंकि एक बार उन्होंने फिर से इस बात को वापस वो लेकर आई हैं कि जो धारा अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया है तो उनकी एक्चुअल लड़ाई अब शुरू हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगी जब तक वापस अनुच्छेद 370 फिर से जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं किया जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत ही भड़काऊ कुछ स्टेटमेंट्स दिए जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वहां की जो लोकल बीजेपी यूनिट है, वहां के जो लीडर है रविंदर रैना, उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। अब ये देखिए कि राजद्रोह के केस के लिए ऐसा महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। महबूबा मुफ्ती ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि
जब वो लीडर थी, जब वो चुनाव लड़ती थी, तो उस समय जम्मू कश्मीर का अपना एक झंडा था, उसका अपना एक फ्लैग था। और अब वो चुनाव तभी लड़ेंगी जब वापस उस झंडे को लेकर आती हैं। यानी कि उन्होंने वापस जम्मू कश्मीर के का जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, जो उसका पुराना संविधान था, उसका पुराना झंडा था, उसको वापस लाने की बात कही गई है, जिसकी वजह से जो वहां की लोकल बीजेपी जो नेता हैं वो बिल्कुल भड़क गए हैं और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से आग्रह किया है कि इनके खिलाफ सेडिशन का मामला दर्ज किया जाए। तो दो बातें यहां पर बहुत क्लियर होती हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि जो उनकी संवैधानिक लड़ाई है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल है, वो उसे जारी रखेंगी और वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा तब तक नहीं लेंगी जब तक जम्मू कश्मीर का जो पुराना झंडा है, जो वहां का पुराना संविधान है, वो बहाल नहीं होता। तो दो बातें क्लियर है कि महबूबा मुफ्ती की लड़ाई और यानी कि जो उमर अब्दुल्ला का जो पूरा जो ये ग्रुप है, जो एक नया अलायंस बना है, वो एकजुट फिर से हो गया है। जो वहां का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, अब आगे के जो दिन है वो बहुत ज्यादा शांति प्रिय लगता है नहीं होंगे, क्योंकि जब ये लीडर्स एक साथ एकजुट होकर ये कह रहे हैं कि वहां की जो संवैधानिक लड़ाई है वो फिर से लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक क्लैश दिखेगा दोनों बीजेपी वर्सेस जो ये पूरा अलायंस है महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का। इसके खिलाफ ये जो पूरी जो एक लड़ाई जिस तरह से शुरू हुई है, तो देखा जा रहा है, क्योंकि रविंदर रैना ने जो वहां के जो बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि वहां की जो जम्मू कश्मीर की जो शांति है उसको बहाल रखना चाहिए और महबूबा मुफ्ती को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि इस शांति में वो भंग करें। तो आगे जो पॉलिटिकल बैटल है वो बहुत रोचक होगी और क्या वाकई में इतना आसान होगा अनुच्छेद 370 को वापस लाना, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक नई पॉलिटिकल बैटल जरूर जम्मू कश्मीर में छिड़ती हुई दिख रही है। हमारी आखिरी खबर पाकिस्तान से है। जियो टीवी के रिपोर्टर इमरान अली पिछले 12 घंटे से गायब थे और अभी भी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि जियो टीवी के जो ये रिपोर्टर थे ये वापस घर लौट आए हैं। लेकिन जिन हालातों में इमरान अली गायब हुए वो एक पैटर्न को दर्शाता है कि किस समय मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं वो वहां पर कितने ग्रसित हैं और उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। इमरान अली की अगर हम बात करें तो उनकी पत्नी के मुताबिक वो कल शाम को, बल्कि अराउंड 7 o'clock यानी कि 7 बजे के आसपास वो अपने घर से मोबाइल फोन अपना घर पर छोड़ गए थे और ये कह के गए कि वो बेकरी जा रहे हैं और बेकरी के बाद से वो घर वापस नहीं लौटे। पुलिस स्टेशन में खबर लिखी गई, FIR दर्ज हुआ, लेकिन वो घर वापस नहीं आए। उसके बाद थोड़ी देर पहले इंटरनेट पे काफी शोर इसको लेकर मचा। ब्रिंग बैक अली का एक हैशटैग बहुत ट्रेंड किया ट्विटर पर और इतना शोर मचने के बाद अभी इमरान अली वापस आ गए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं ऐसा हुआ है कि कोई रिपोर्टर गायब हुआ है। अभी जुलाई के बाद से ये दूसरा ऐसा वाकया है। जुलाई में मतीउल्लाह खान जो कि वहां के एक बहुत जाने माने रिपोर्टर थे, वो भी अपने घर के सामने से वो अचानक से गायब हो गए और 12 घंटे बाद वो वापस आए। लेकिन विपक्षी दलों का वहां पर कहना है कि जो भी रिपोर्टर्स या जो भी जर्नलिस्ट इस समय इमरान खान की आलोचना करता है या वहां की आर्मी की आलोचना करता है, तो इन रिपोर्टर्स को काफी तंग किया जाता है या उन्हें किडनैप कर लिया जाता है, उन्हें गायब कर लिया जाता है। तो इसको लेकर जो मीडिया की वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, मीडिया फ्रीडम की बात है, इसको लेकर इस समय काफी बात चल रही है। यहां तक कि बिलावल भुट्टो ने तो कहा है कि मीडिया इज गोइंग थ्रू सम वेरी अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स इन पाकिस्तान। तो मीडिया का जो एक जो डार्क एज है उससे इस समय पाकिस्तान गुजर रहा है और किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि इमरान खान एक बहुत ही लिबरल माइंडेड एक पर्सन माने जाते थे और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद आप देखिए कि आलोचना जो भी करता है उसके खिलाफ क्या हो रहा है। इस तरीके की बहुत सारे एलिगेशंस उन पर हैं कि ये जो इमरान अली थे इन्हें इसलिए गायब किया गया क्योंकि इन्होंने एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल का एक सीसीटीवी फुटेज उनको अरेस्ट करते हुए वो सीसीटीवी फुटेज को दिखाया था। तो ऐसे ऐसे एलिगेशंस उन पर लगे हैं और शायद इसलिए इमरान अली गायब हुए थे। लेकिन सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट और इस समय अब इमरान अली वापस आ गए हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन एक जो पैटर्न वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो नजर आ रहा है, तो वो एक बहुत ही चिंता का विषय इस समय पाकिस्तान में बना हुआ है। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप बने रहिएगा सत्यहिंदी.com पर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।